जिस भी रिसर्च को किया जाना है जिसमें हम जीन का मैनिपुलेशन करते हैं, तब हमें उसका पूरा समराइज्ड पहले आउटलाइन गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी, GEAC को भेजनी पड़ेगी, वहाँ से वो अप्रूव होकर के हमारे पास आएगी, तभी हम उस एक्सपेरिमेंट को आगे चला सकते हैं। तब हमने क्या करना है, हमने जो उसकी रूट पर निमेटोड घुस गया है उसके अंदर और उसमें जाकर के उसने गांठें बना ली हैं, हमें उस निमेटोड को बड़ा होने से रोक देना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो प्लांट की हेल्थ पर उसका ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा। दिक्कत क्या है, ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन है मतलब इसको हमें सेपरेट करना है, इसको हमें एक्टिवेटेड फॉर्म में ही सिंथेसाइज करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया गया। हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस सी पेप्टाइड के जीन को उस जीन में से, इंसुलिन जीन में से अलग कर दिया ताकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज ही ना हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरे पिछले लेक्चर का, इसी का जो फर्स्ट पार्ट था प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अगर बढ़िया से रिवाइज किया है तो वो कॉन्सेप्ट बनाने वाला चैप्टर है, उसी का एप्लीकेशन इस चैप्टर के अंदर अभी अपन देखने वाले हैं। अगर फिर भी आप जब उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको मेरे वीडियो के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं, और इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं यानी डॉक्टर आबिद आपको RG एकेडमी की तरफ से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा उसके पूरे आंसर देने की। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, अब आ जाते हैं हम सेकेंड चैप्टर पर, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन से पार्ट्स को अपन स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा मेन पार्ट रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस तरह से इम्पॉर्टेंट प्रूव हुई है, यानी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, है ना, जैसे आपने BT कॉटन का नाम सुना होगा, BT ब्रिंजल का नाम सुना होगा, तो ये सब हमने किस तरह से प्रिपेयर किए हैं। जीन साइलेंसिंग बायोटेक्नोलॉजी में कितनी इंपॉर्टेंट टूल है, इसको भी अपन यहीं पर देखने वाले हैं। फिर इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में किस तरह की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन रहा है, इसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इस तरह की प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इनका कौन कौन से एनिमल्स हैं जो प्रेफरेबल हैं, इनका क्या यूज़ है, हम इनको बायोटेक्नोलॉजी में क्यों बनाते हैं, वो हम देखेंगे। एथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी, ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हैंडलिंग किया जाना मस्ट है। अगर मिस हैंडलिंग हो गई तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सारी हम हॉलीवुड मूवीज़ में हम इसका मिसयूज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस, सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिकली प्रूवन साइंस। जो भी कुछ किया जा रहा है वो हम बड़े आराम से हम लैब के अंदर देख सकते हैं, उसका वही इफेक्ट आएगा जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से इसका एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ है। तो देखिए, एग्रीकल्चर, इसमें बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से ये काम कर रही है। तो हम ये देखें कि बायोटेक्नोलॉजी ने कौन कौन से एस्पेक्ट्स किस तरह से हमें हेल्प किया है। तो बहुत तरह के फील्ड्स हैं, जैसे किसी दवाई को बनाना है, किसी मेडिसिन या फार्मा जो केमिकल है उसको प्रोड्यूस करना है तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। किसी जीन को साइलेंस करना है तो हमें बायोटेक्नोलॉजी चाहिए। कोई बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड है, कोई इंसेक्ट है, और उसको हमें बायोटेक्नोलॉजिकली किल करना है, हटाना है, तो हम इस साइंस पर आ जाते हैं। किसी मेडिसिन को हमें टेस्ट करना है और उसके बाद उसको मार्केट में रिलीज़ करना है, तो भी हम बायोटेक्नोलॉजी पर आते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड से रिलेटेड बहुत तरह की टेक्निक्स, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में हम मेन एरियाज जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बहुत अच्छे जो इम्प्रूव क्वालिटी के ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हैं या फिर कोई एंजाइम है, उसको बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बेसिस इसी साइंस के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसी कंडीशन, जो भी कुछ हमने यहाँ पर बनाया है, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई एंजाइम या बायोमोलिक्यूल हो, हम क्या करते हैं, हम उसको काम करने के लिए एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर अल्कोहल हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है तो हम बायोरिएक्टर्स, उसके अंदर कौन सा कल्चर मीडियम या कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, उन सभी को मिला करके हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद
जब उसके अंदर जो प्रोडक्ट है बन गया, किसी मेडिसिन को अपन ने बनाया, वो प्रोडक्ट बन गया यानी मेडिसिन बन गई, तब उसको सेपरेट करना, उसको प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करने के बाद टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद लैब लेवल पर सबसे पहले हम उसको इंक्रीज कर रहे थे, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमने उसकी पैकेजिंग की, पैकेजिंग करने के बाद हमने उसको मार्केट में रिलीज कर दिया। तो ये सारे स्टेप्स मिला करके हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। ये सब कुछ हम एप्लीकेशंस के अंदर होते हुए देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे पार्ट्स हम कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पर आते हैं। दोस्तों, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में किन साइंटिस्ट की वजह से आया? तो अभी कुछ ही दिनों पहले उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, वो इसके लिए फेमस है। तब देखिए, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, अगर हमें कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाना है तो हम मेनली 3 इफेक्ट कर सकते हैं। 3 तरह से हमारे पास मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट, हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ करें। केमिकल, कौन से केमिकल? तब अगर हमें प्रोडक्शन फास्ट करना है, हमें जल्दी से यील्ड लेना है, तो हम उसमें यूरिया यानी एक केमिकल को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। अगर उसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं तो फिर से हम केमिकल यानी स्प्रे करेंगे हम पेस्टिसाइड्स का, जिसकी वजह से हम उसको किल कर देंगे। दोस्तों, ये सारी प्रैक्टिसेस ठीक हैं, इससे प्रोडक्शन भी फास्ट होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन वो केमिकल्स हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालते हैं। पहली चीज़, उन केमिकल्स की वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट को प्लस सॉइल को हम बरसों से खराब करते आए हैं। हम कोशिश करें कि अब उस तरह की प्रैक्टिसेस ना हो। तो ये साइंस ठीक तो है, यहाँ पर एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक ठीक तो है, लेकिन इससे हमारी हेल्थ पर, सॉइल की क्वालिटी पर, एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इवन जब हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे होते हैं तो कई बार नॉन टारगेट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वो भी उसके अंदर किल हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल लॉस ये फील करना पड़ता है। सेकंड देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये बेस्ट टेक्निक है। इसमें कोई केमिकल यूज़ हो रहा है क्या? हो तो रहा है, लेकिन वो केमिकल्स एक नेचुरल केमिकल है। हमने किसी प्लांट को बॉईल करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके, उसको क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम इस केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, या हमने उसका पाउडर बनाया, पाउडर को पानी में डिज़ोल्व किया और उसका स्प्रे प्लांट्स के ऊपर कर रहे हैं। इससे कोई नुकसान है क्या? नहीं है। इससे कोई एनवायरमेंटल लॉस नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट था, नेचुरल प्रोडक्ट से हमने नेचुरल केमिकल निकाले और उसका स्प्रे कर दिया। लेकिन ये टेक्निक महंगी बहुत है और कई बार इसकी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के ऊपर ये इफेक्टिव वर्क नहीं करती है। तीसरा और जो बेस्ट वे है वो बायोटेक्नोलॉजी हमें देती है। क्या? बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को हम यूज़ करें, बायोटेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप को हम यूज़ करके हम उन कंडीशंस को, उन क्रॉप्स को हम बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। चाहे अब कोई इंसेक्ट की वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो, वो अटैक नहीं करेगा, पानी की कमी हो तो भी उसका कोई लॉस नहीं होगा, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती हो तो भी उससे कोई प्लांट को लॉस नहीं होगा, तेज़ बारिश या फ्लड आ जाती हो तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फ्री प्लांट्स हम बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप कर सकते हैं। इन पर किसी पेस्ट का भी अटैक नहीं होगा। ये हमारे बहुत बहुत अच्छे प्लांट्स कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 तरह के मेथड्स, इनमें से बेस्ट मेथड ऑब्वियसली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का यूज, ये बेस्ट मेथड है। तब अब देखिए, हम अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तब ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने अभी अभी बताया आपको, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। देखो, मैं ये नाम लिख ही देता हूँ आपको, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, ये नाम याद रखना है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में लाने वाले साइंटिस्ट का नाम है नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग के बाद इंडिया में
अगर ये ग्रीन रेवोल्यूशन कोई लेकर के आए हैं तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं, आपको याद रखना है क्या? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, ये याद रखना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में इन्हीं साइंटिस्ट की देन है। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई किसकी वजह से? तो दोस्तों याद रखना है ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन कॉज क्या है। एक पहला कॉज, तो देखिए ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी। तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स में यूरिया हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। दूसरा, इसका जो रीज़न है जो एनसीईआरटी दे रही है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से अच्छे से मैनेज कर लिया, और इस वजह से ये जो प्रैक्टिस है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल, तो यहाँ पर हम ये दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ये दो बेसिस रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री। तीसरा जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या है? वो है हमने इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को, हाइब्रिड वैरायटीज़ को यूज़ किया। अपने आप में वो भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हमारे कंट्री में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा है बहुत बहुत ज़्यादा। क्या? ये जो केमिकल हमने यूज़ किए हैं, इससे हमने सॉइल क्वालिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों ये ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया है। प्लांट्स के केस में इनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके क्या एप्लीकेशंस हैं? जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस, कौन कौन सी एबायोटिक स्ट्रेस हो सकती हैं? तो एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब है, देखिए, जैसे कोल्ड, जैसे हीट, कोल्ड, हीट, फ्लड, ठीक है, लॉगिंग यानी प्लांट का गिर जाना, इन सब की वजह से हम इनको एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। तो हमने क्या किया है, प्लांट्स के अंदर इन सब के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने वाले जीन एंटर करा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद रेड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हमने इनके ऊपर डिपेंडेंस कम की है। जैसे हमने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाला जीन डाल दिया, अब हमें यूरिया की ज़रूरत नहीं है, प्लांट बाय डिफ़ॉल्ट तेज़ी से बढ़ेगा। अगर कोई इंसेक्ट या पेस्ट उसको खाता है तो हमने उसके अगेंस्ट जीन इसके अंदर डाल दिया है, तो उसका अटैक नहीं हो पाएगा, हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो फसल है, वो बिल्कुल सेफ बढ़िया से बनी रहेगी, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई हैं। इनमें कोई फेमस एग्जाम्पल है क्या? तब देखो, इसमें बहुत फेमस एग्जाम्पल फ्लावर, सार, टोमेटो, टोमेटो, फ्लावर सार टोमेटो, ये इस नाम से आपको याद रखना है। फ्लावर सार टोमेटो की क्या खास बात है? फ्लावर सार टोमेटो जब इसको खेतों से निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं, तो महीनों तक इसकी फ्लेवर और इसकी टाइटनेस बनी रहती है, यानी ये फ्रेश बना रहता है। तब ये सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो इसकी सेल वॉल को मेल्ट करने वाला एंजाइम है उसको जीन साइलेंसिंग का यूज़ करके सप्रेस कर दिया। तो दोस्तों ये टोमेटो बरसों तक सेफ बना रहता है, कई दिनों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें माइक्रोब्स चाहिए। प्लांट्स की फॉस्फोरस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें वैम या वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा चाहिए। तो ये सब कुछ हम प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी जीन का यूज़ करके उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक बहुत बेनिफिशियल जो इसका प्रोडक्ट रहा है वो विटामिन ए रिच राइस है। इस राइस को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ये राइस कहलाता है गोल्डन राइस। क्या बोला जाता है? गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस का बेस्ट यूज़ क्या है? गोल्डन राइस विटामिन ए डेफिशिएंट जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव। इसके अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है? विटामिन ए का प्रीकर्सर है। अब आ जाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के ऊपर। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, और इनको हमने कैसे बनाया है? कुछ बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं क्या? तो उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात करें तो दोस्तों याद रखना है, हमें एक बैक्टीरिया का नाम कभी नहीं भूलना है। ये है बैसिलस thuringiensis। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? बैसिलस thuringiensis। बहुत इंपॉर्टेंट। इस बैक्टीरिया की क्या खास बात है? इसके अंदर एक जीन होता है जिसको नाम देते हैं बीटी जीन। बीटी जीन जब भी एक्टिवेट होता है उससे एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। उस प्रोटीन को हम क्राई प्रोटीन नाम देते हैं। क्रिस्टल की फॉर्म में है तो क्रिस्टल का CRY ले लिया गया है। तो क्रिस्टल प्रोटीन इस जीन से सिंथेसाइज होता है। उस प्रोटीन की सिंथेसाइज्ड फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन जब वो किसी इंसेक्ट की गट के एल्केलाइन पीएच के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही वो क्या काम करता है? इंसेक्ट की जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा है उसके अंदर परफोरेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं हो पाता और उस इंसेक्ट की स्टार्वेशन की वजह से डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इसकी वजह से हमने क्या क्या बनाया देखिए, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, पोटैटो, टोमेटो, ये सब हमने इसके वजह से बनाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए मेरे लिखने के तरीके को आपको नोटिस करना है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं जीन का नाम लिख रहा हूँ क्राई, प्रोटीन का मैं नाम लिख रहा हूँ क्राई। तो देखिए याद रखना है, अगर स्मॉल लेटर सी स्मॉल लेटर है तो इसका मतलब हम जीन की बात कर रहे हैं, तो क्राई जीन। जब भी ये एक्टिवेट होता है तो क्राई प्रोटीन को, यहाँ पर C कैपिटल आएगा, क्राई प्रोटीन ये उसको सिंथेसाइज करता है। तो इस जीन का एक्टिवेशन इस प्रोटीन को बनाएगा, और इस प्रोटीन की वजह से हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स, कौन कौन से ग्रुप के? लेपिडोप्टेरा, जिसमें टोबैको बर्डवर्म मेन आता है, बहुत खतरनाक। कोलियोप्टेरा जिसमें बीटल्स आते हैं, डिप्टेरा जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। इन इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को हम सक्सेसफुली रोक सकते हैं, रोक चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं। तो देखिए ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी जो हमें बायोटेक्नोलॉजी से मिली है, बहुत ही बढ़िया रेमेडी। देखिए अब इसके बाद हम इसमें बैसिलस thuringiensis का यूज़ करके हम कौन कौन से प्लांट्स को डेवलप कर चुके हैं। तो देखिए हमने जीन निकाला क्राई 1AC, क्राई 2AB। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने जीन्स को लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये जीन कौन कौन से हैं? एक है क्राई 1AC, क्राई 2AB। इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं कॉटन बोलवर्म के लिए। कॉटन प्लांट्स के अंदर इस इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किए हमने। तब जो जीन हमने यूज़ किए हैं वो क्राई 1AC और क्राई 2AB। इसी तरह से देखिए हमने एक और जीन क्राई 1AB, इसको कॉर्न बोरर के अगेंस्ट यूज़ किया है। तो कॉर्न प्लांट पर अटैक करने वाला इंसेक्ट हमने उसको इस तरह से बचाया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो दोनों मैंने लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ये हमें भूलना नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़, क्राई 1AC, क्राई 2AB किसके अगेंस्ट? कॉटन बोलवर्म के। क्राई 1AB किसके अगेंस्ट? कॉर्न बोरर के अगेंस्ट हमने इनको यूज़ किया है। देखो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम RNAi। RNAi कोई दूसरा नाम है क्या इसका? तब देखिए इसको एक नाम और देते हैं, जीन साइलेंसिंग।
क्या नाम देते हैं इसको? जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस। तो जीन साइलेंसिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। क्या बोल रहे हैं इसको? जीन साइलेंसिंग या फिर आरएनए इंटरफेरेंस। देखिए अब आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या काम कर रहे हैं? हम एक डीएनए या जीन, उससे पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको अपन जीन एक्सप्रेशन नाम देते हैं। अब अगर वो प्रोटीन बन जाता है तो उसका यूज जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसका भी वो प्रोटीन है वो करेगा, और उसकी वजह से या तो वो ग्रोथ शो करेगा या फिर कोई और उसका यूज करेगा, जिसकी वजह से किसी होस्ट प्लांट को वो खराब करेगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या कर रहे हैं? उस जीन को साइलेंट कर रहे हैं। साइलेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम किस तरह की ये मेथड यूज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम ये देखें जीन साइलेंसिंग टेक्निक हमने किन के अंदर यूज़ की है। तो जीन साइलेंसिंग टेक्निक का यूज़ हम किन में कर रहे हैं? तो याद रखना है आपको, हम ब्रॉड लीव्स प्लांट में इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। उसमें सबसे अच्छा प्लांट कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टोबैको प्लांट की। हम चाहते हैं कि टोबैको प्लांट को उसकी रूट में लगने वाला एक नेमेटोड अटैक नहीं कर पाए। उससे क्या होगा? टोबैको की ग्रोथ अच्छी होगी, टोबैको में टोटल लीफ काउंट वो बहुत अच्छा होगा। जितना बढ़िया लीफ काउंट उतनी इकोनॉमिक वैल्यू। तो टोबैको प्लांट पर बाय डिफ़ॉल्ट एक नेमेटोड अटैक करता है उसकी रूट के अंदर, रूट में चला जाता है और रूट के अंदर जा कर के बड़ी बड़ी गांठों सी बना लेता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रूट नॉट डिजीज। तो ये वहाँ पर इस तरह की डिजीज कॉज करता है। तो हमें क्या करना है? हमें उस निमेटोड की ग्रोथ को, यानी उसको बड़ा होने को रोक देना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जो भी उसका जीन है, वो जब एमआरएनए बनाएगा जीन, तो हमें उस एमआरएनए से प्रोटीन यानी ग्रोथ हार्मोन नहीं बनने देना, जिससे वो बड़ा नहीं हो पाएगा। बड़ा नहीं होगा तो अपने आप उसकी डेथ हो जाएगी, जिससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें जब उसने खुद का एमआरएनए बनाया, तब हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री करता हुआ एक और आरएनए स्ट्रैंड उसके साथ अटैच कर दिया। तब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। एक उसमें पैथोजन का और एक हमने जो इंट्रोड्यूस किया है वो आरएनए है। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में साथ आ गए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसी कंडीशन हो गई। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमने एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से, जो कट करता है, उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स की वजह से छोटे छोटे पीसेस में बदल दिया, और इस वजह से वो एमआरएनए बचा ही नहीं, तो उससे राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज भी नहीं हो पाया। तो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। मैं जैसे बता रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको ये धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या करना है? टोबैको प्लांट की लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा काउंट वाइज और साइज वाइज इंक्रीज करना। उसके लिए वो प्लांट हेल्दी होना चाहिए। टोबैको प्लांट में प्रॉब्लम क्या है? उनकी रूट्स के अंदर एक निमेटोड मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया ये अटैक करता है। निमेटोड यानी राउंड वर्म एस्केल्मेंथीज का मेंबर, ये उस पर अटैक करता है। उससे क्या होता है? इसके अटैक करने की वजह से टोबैको की हेल्थ खराब हो जाती है। अब इस प्लांट की हेल्थ खराब हो गई, मतलब इसमें लीफ काउंट भी कम हो गया, लीफ भी श्रिंक हो गई। श्रिंक लीव्स की इकोनॉमिक वैल्यू कम रहती है, डिजीज प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू कम होती है। तब हमने क्या करना है? हमने जो उसकी रूट पर निमेटोड घुस गया है उसके अंदर और उसमें जाकर के उसने गांठें बना ली हैं, हमें उस निमेटोड को बड़ा होने से रोक देना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो प्लांट की हेल्थ पर उसका ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने क्या किया? हमने उस निमेटोड की ग्रोथ को बनाने वाला जो जीन है, ग्रोथ कॉज करने वाला जो जीन है, उसको साइलेंट करने का तरीका निकाल लिया। अब क्या होता है? वो निमेटोड एंटर तो कर जाता है जब वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो पाता। अब अगर वो ग्रोथ नहीं कर पाया तो उसकी प्लांट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ पाता। इस तरह से वो प्लांट नुकसान पहुंचने से बच जाता है। तो देखिए, हम इस मैकेनिज्म को जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीन साइलेंसिंग। ये मेथड कोई नया है क्या? नहीं है। ये जनरली प्लांट्स की एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म।
तो इसी आरएनए इंटरफेरेंस का हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में हमने इसको किस तरह से यूज़ किया है। ठीक है, तब देखो हमने क्या किया, होस्ट से जो जो पैथोजन है निमेटोड, उसका ग्रोथ वाला जीन हमने निकाला। उस जीन से हमने आरएनए यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया। ट्रांसक्रिप्शन करवाते वक्त हमने ये ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा, कि दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पर एक्टिव रहें और दोनों से स्ट्रैंड्स बन जाए, दो आरएनए स्ट्रैंड्स बन जाए। अंडरस्टूड है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तब देखो उस आरएनए स्ट्रैंड को हम नाम देंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम एंजाइम का यूज करके 3 अलग अलग आरएनए में तोड़ देते हैं। इसमें से कोई एक स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA, ठीक है, कोई माइक्रो आरएनए होता है, ठीक है, कोई और किसी और नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग टाइप के आरएनए बन गए। इसमें से siRNA, इसका हम क्या काम कर रहे हैं, इस आरएनए को हम यूज कर रहे हैं कब? एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ एग्रीगेशन करके siRNA। अब देखो siRNA एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो गया। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये siRNA ये आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, रिस्क कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्रीगेट हो जाता है। अब देखो क्या होता है, ये कंडीशन हमने आरएनए को कलेक्ट किया। कौन सा? सबसे पहले जीन को हमने कलेक्ट किया। जीन को कलेक्ट करके अभी मैं नेक्स्ट पेज पर वापस से इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। जीन को कलेक्ट करके हमने उसके दोनों स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट रखा और उससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया। उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमने डाइसर का यूज करके 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हमारे काम का उसमें SIR है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। एक माइक्रो आरएनए और होता है और एक HNRNA भी होता है इसमें, कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए siRNA को हमने एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसको हम RISC, ठीक है, मतलब रिस्क नाम देंगे, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये हम उसको नाम देंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स को हमने होस्ट प्लांट की हर सेल में एंटर करवा दिया। अब जब वो सीड फॉर्म में था उसमें हमने डाला और डालने के बाद ये अब उसकी सारी सेल्स में चला गया। जैसे जैसे वो सीड ग्रो करता गया सारी सेल्स में ये फैल गया। अब क्या हुआ, निमेटोड, जब वो सीड जर्मिनेट हुआ जिसमें हर सेल में ये कॉम्प्लेक्स है, निमेटोड उस रूट के अंदर एंटर करता है, उसको भूख लगती है तो जब वो उनकी सेल्स को खाता है, जब वो फूड को एब्जॉर्ब करता है तो ये कॉम्प्लेक्स भी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ये निमेटोड की सेल्स में चला गया। अब निमेटोड जब उसका भूख शांत हो गई तब उसने अपनी ग्रोथ के लिए अपने ग्रोथ जीन को एक्टिवेट करके उससे प्रोटीन बनाने की कोशिश। तब उससे पहले वो mRNA बनाएगा। तो जैसे ही उसका पैथोजन का mRNA आता है, ये जो mRNA हमने डबल स्टैंडर्ड से बनाया है, ये mRNA siRNA ये ब्रेक कर जाता है और इसका एक स्ट्रैंड उस होस्ट के mRNA से जुड़ जाता है। होस्ट के mRNA से जुड़ करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसी कंडीशन बना लेता है। दोस्तों याद रखना है siRNA भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, याद रखना है। तब देखो ये होस्ट का और ये जो हमने siRNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड है वो लिया था, ये जैसे ही आपस में जुड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। इस mRNA कॉम्प्लेक्स को रिस्क जो है वो डिग्रेड कर देता है, जगह जगह से ब्रेक कर देता है। अब होस्ट का आरएनए नहीं बचा, यानी अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये mRNA होस्ट का mRNA प्रोटीन बना पाए। इस तरह से हम निमेटोड की ग्रोथ को रोक पाते हैं। दोस्तों ये जीन साइलेंसिंग वाला पार्ट क्या कहलाएगा? जीन साइलेंसिंग।
ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये कहाँ से आएगा? तो देखो आप, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये हमें होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। इसे हम कहाँ से ले रहे हैं? इसे हमने नेमेटोड के जीन से पहले ही उस जीन को अलग करके बनवा के रख लिया है। अब हम इसको किसी वेक्टर की हेल्प से प्लांट के अंदर डालेंगे। वेक्टर कौन हो सकता है? देखो, आरएनए जीनोम वाला कोई वायरस हो सकता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, और कोई हो सकता है क्या? याद रखना है आपको, या फिर टीआई प्लास्मिड हो सकता है। कौन हो सकता है? टीआई प्लास्मिड। ये भी एक पार्ट है इसका जो हो सकता है। तो इस तरह से हम इस जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म को कंप्लीट होते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसमें हम किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, निमेटोड, 2 स्टेप्स में ये प्रोसेस या मेथड पूरा होता है। पहला स्टेप, निमेटोड हमने क्या करा, इसका ग्रोथ जीन ये निकाल लिया। इस जीन को हमने क्या करा, एक्सप्रेस करवाया। ग्रोथ जीन हमने निकाल लिया और उससे हम इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन ये कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स, जीन यानी डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से हम ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, हमें दोनों स्ट्रैंड से एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में 2 आरएनए मिले। एक आरएनए स्ट्रैंड ये था, दूसरा आरएनए ये, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसमें से हमने क्या करा, इसको ब्रेक किया डाइसर की हेल्प, और इसमें से एक आरएनए एस आई आरएनए ये हमने निकाल लिया। डबल स्टैंडर्ड है एस आई आरएनए, इसको हमने यहां से निकाल लिया। देखो अब, ये जो एस आई आरएनए है, इस एस आई आरएनए के साथ एस आई आरएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तब देखिए, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, यानी होस्ट प्लांट के अंदर रिस्क के साथ डाल दिया। रिस्क यानी आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसको हमने होस्ट प्लांट के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से हमने इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके रेडी कर लिया। अगर इसके ऊपर निमेटोड अटैक करेगा तब वो बहुत बुरी तरह से हार्म पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इसके सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हुआ, निमेटोड ने अटैक किया। निमेटोड ने उस प्लांट की हर सेल को जिसमें ये जीन है, पहले रूट के थ्रू एंटर हुआ तो उस रूट सेल्स को खाने की कोशिश की। जब उसने रूट सेल को खाया तो ये एस आई आर एन ए भी उसकी बॉडी के अंदर चला गया और ये उसके एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो गया। तब देखो क्या होता है, अब ये एस आई आर एन ए, तब देखो निमेटोड इसने अटैक किया। निमेटोड ग्रोथ जीन ये एक्टिवेट हो गया जब उसका पेट भर गया। अब इस ग्रोथ जीन के एक्टिवेशन से एम आर एन ए ऑफ निमेटोड ये बना। एम आर एन ए ऑफ निमेटोड ये बन गया। इस एम आर एन ए के साथ जैसे ही ये बनता है, हमारा एस आई आर एन ए इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बाय एस आई आर एन ए ये कर लेता है। एस आई आर एन ए की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाती है। एस आई आर एन ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा
siRNA, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग इसके साथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ? डिग्रेडेशन ऑफ mRNA ऑफ पैथोजन, ये देखने को मिला। रिजल्ट क्या हुआ? नो प्रोटीन सिंथेसिस, ये नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा? अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं आ पाएगी। इस तरह से तो देखिए, ये मैकेनिज्म मैंने एक बार फिर से आपको कम से कम वर्ड्स में बताया। इस siRNA, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बॉडी में डालने के लिए, प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मैंने बताया था या तो आरएनए वायरसेस को ही लेंगे, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, या फिर तीसरा जो बहुत फेमस मेथड है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम लिया था, ये करेंगे हम टीआई प्लास्मिड को यूज़ करके। टीआई प्लास्मिड को कैसे यूज़ कर रहे हैं हम? इसका होस्ट कौन है? होस्ट है एक और खतरनाक बैक्टीरिया, ये कहलाता है एग्रोबैक्टीरियम। क्या कहलाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये भी एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। इसमें ट्यूमर बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो इस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होता है। तो हमने क्या करा? हमने टूथलेस या फिर हार्मलेस टीआई प्लास्मिड बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना दिया। क्योंकि ये प्लांट का प्लास्मिड है, तो प्लांट के अंदर ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये बड़े आराम से उन प्लांट्स के अंदर जाने में बहुत इजी फील करता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसके थ्रू अगर करेंगे तो बहुत इजी। तो दोस्तों, ये पूरा मेथड, जीन साइलेंसिंग मेथड, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जीन साइलेंसिंग मेथड। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? हम किसी जीन को साइलेंट कर रहे हैं। इस केस में हम टोबैको जीन की बात कर रहे हैं। टोबैको जीन को जब हम साइलेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज़ करेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स क्या है? siRNA का सोर्स क्या है? खुद निमेटोड इसका सोर्स है, जिसको हमने पहले से उस निमेटोड से वो जीन निकाल लिया है। जीन के दोनों स्ट्रैंड्स को हम एक्सप्रेस करवा रहे हैं। उसके एक्सप्रेशन के बाद जब दोनों स्ट्रैंड्स एक्सप्रेस हो गए तो उससे दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड्स बने जो आपस में अटैच हो गए। इसको हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोलेंगे। इसका एक पार्ट जब हम उसको क्लीव करेंगे तो इसका एक पार्ट कहलाएगा siRNA, जो हमारे काम का है। वो रिस्क के साथ एसोसिएट हो जाएगा। एसोसिएट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये नाम देंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड, इस मेथड में हम आरएनए इंटरफेरेंस की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हम जीन को साइलेंट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में किस तरह का एप्लीकेशन है, मेडिसिन में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तब देखिए, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमें ये बहुत अच्छे से पता है, इस टाइम तक हम कितने रिकॉम्बिनेंट्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं या बना चुके हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, अभी तक बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हम 30 रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। कितने प्रोड्यूस कर चुके हैं दोस्तों? 30 रिकॉम्बिनेंट्स। और इनमें से हमारे कंट्री में 12 अलाउड है, 12 अलाउड है। तो मेडिसिन में इसकी ये सिग्निफिकेंट है कि 30 रिकॉम्बिनेंट्स अभी तक हम डेवलप कर चुके हैं ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 12 को हमने हमारे यहाँ पर मार्केटिंग की परमिशन दे दी है। इसमें देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आपको ध्यान है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कंपनी एली लिली ने सबसे पहले इसको डेवलप किया। इसका जो
फॉर्मूला है या इसके बनने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने इसको सबसे पहले डेवलप किया। तो देखिए आप, कंपनी एली लिली, इसको डेवलप करने वाली सबसे पहली कंपनी। तो देखिए क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से हम इसको डेवलप करते हैं। तो हमने क्या किया, इंसुलिन जीन को सबसे पहले स्टडी किया। इंसुलिन जीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये इंसुलिन जीन है। इस इंसुलिन जीन में एक जीन ए है, एक जीन बी और एक सी पेप्टाइड का जीन है। ये जीन कहलाएगा इंसुलिन जीन। तो कौन कौन से जीन इंसुलिन, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम जीन को देखते हैं तो उसमें 3 तरह की चेन को सिंथेसाइज करने वाले जीन्स हैं। चेन ए का, चेन बी का और चेन सी पेप्टाइड का। जब चेन ए जीन काम करेगा तो ये वाली चेन प्रोटीन चेन बनेगी जिसमें डाइसल्फाइड लिंकेज होगा। ठीक है, चेन बी ये जब काम करेगी, कौन सी चेन, चेन बी जब काम करती है तब इसमें देखिए ये जो चेन ए है ये बनी है, ये वाली चेन ब्लू वाली जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जीन ए इसका प्रोडक्ट है। इसी तरह से सी पेप्टाइड, एक सी पेप्टाइड जीन का प्रोडक्ट, जीन बी का प्रोडक्ट ये ग्रीन वाली चेन है। तो ये वाली चेन ये प्रोड्यूस हुई है जीन बी से, ये वाली जीन ए से। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन है मतलब इसको हमें सेपरेट करना है, इसको हमें एक्टिवेटेड फॉर्म में ही सिंथेसाइज करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया गया। हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस सी पेप्टाइड के जीन को उस जीन में से, इंसुलिन जीन में से अलग कर दिया ताकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज ही ना हो। फिर उसके बाद हमने इन चेन को अलग अलग ई कोलाई के अंदर प्रोड्यूस करवाया। प्रोड्यूस करवाने के बाद अब हमें बिना सी पेप्टाइड वाला इंसुलिन मॉलिक्यूल ये मिल रहा है, तो उसको हमने अलग अलग प्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज डेवलप करके हमने इसको एक एक्टिव इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट किया। तब यही इंसुलिन हमारे काम आ रही है। दोस्तों ये याद रखना है, इंसुलिन की किस तरह से हमने इसकी प्रिपरेशन की है, कैसे हम इसको बना पाए हैं, इसको अपन देख रहे हैं। तब देखिए, अमेरिकन कंपनी एली लिली का नाम इसके लिए आता है। अमेरिकन कंपनी एली लिली जिसने 1983 में इस इंसुलिन को सबसे पहले डेवलप किया। तो ये इस तरह से चेन ए और चेन बी, इन दोनों के अलग अलग जीन लिए, इसको ई कोलाई के अंदर प्लास्मिड, ई कोलाई का प्लास्मिड लिया और उसके अंदर उन्होंने इसको डेवलप किया। दोस्तों ये याद रखना है किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये हम डेवलप कर रहे हैं। एक बार जल्दी से मैं इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए आप, हमने क्या करा, जीन हमने इसमें देखिए जीन चेन ए, इंसुलिन का जीन, फिर उसके बाद जीन कौन सी चेन का, चेन बी का। ये 2 जीन हमने लिए, चेन ए का जीन और चेन बी का जीन। अब देखिए इन जीन को हमने PBR 322 का यूज करके, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेशन। तो PBR 322 का हमने यूज किया इनके लिए। तो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से इन चेन के साथ rDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया। रिकॉम्बिनेंट DNA इन दोनों से बन गया। तो रिकॉम्बिनेशन में जो प्लास्मिड यूज़ किया गया वो था PBR 322, इसको यूज़ किया गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA चेन A और चेन B, इनका जब बन गया तो हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन इस पार्ट पर ले गए। ट्रांसफॉर्मेशन इसका करवा दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया गया, इन ई कोलाई हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर।
तो ई कोलाई के अंदर हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। अब ई कोलाई ने क्या करा, ई कोलाई में जब ये चला गया, अब उसके बाद ये जीन एक्टिवेट हो गया, सिंथेसिस ऑफ ए चेन, यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ बी चेन, ये हो गया। तो चेन ए और चेन बी, ये चेन ए चेन बी, इसको हम साथ साथ ले आए। साथ साथ लाने में हमने एक केमिकल का यूज़ किया, ये कहलाता है साइनोजन ब्रोमाइड। साइनोजन ब्रोमाइड का यूज़ क्या है? साइनोजन ब्रोमाइड ए और बी को जोड़ने में यूज़ होता है, यानी डाइसल्फाइड लिंकेज बनाने में हेल्प करता है। तो साइनोजन ब्रोमाइड, इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर, डाइसल्फाइड लिंकेज इसकी वजह से बन गया और एक एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन हमें मिल गई। तो इस इंसुलिन को हम एक्टिवेटेड यानी रेडी टू यूज़ इंसुलिन बोलेंगे। तो ये एक्टिवेटेड इंसुलिन कहलाई जो हमें यहाँ पर मिल गई। तो एक्टिवेटेड इंसुलिन इस तरह से बनी। तो दोस्तों ये इसका एक फ्लो चार्ट है किस तरह से इस इंसुलिन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब जीन थेरेपी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज़। जीन थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, कोई फॉल्टी या डिफेक्टिव जीन को हम किसी सही या करेक्ट जीन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तब हम इस प्रैक्टिस को नाम देते हैं जीन थेरेपी। अब इसमें एक लिमिटेशन अभी है, हो सकता है आने वाले टाइम में जो एडवांसमेंट हो उसकी वजह से ये लिमिटेशन ना हो। क्या है देखिए, जो भी सिंगल जीन डिफेक्ट हैं, मतलब कोई ऐसा डिसऑर्डर जो सिर्फ एक ही जीन से अफेक्टेड हो, उसी को अभी तक हम रिप्लेस कर पाए। अंडरस्टूड है? बहुत सारे मल्टीपल जीन का कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, तो जब तक हमें सारे जीन्स का पता ना हो तब तक हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर कई सारी हेरिडिटरी डिजीजेस, अगर उनमें कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर है तो उस हेरिडिटी में से, उस फैमिली हिस्ट्री में से हम उस जीन को हटा करके उसकी जगह करेक्ट जीन लगाकर उस डिसऑर्डर को परमानेंटली हम हटा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, इसमें जो डिजीज़ का नाम है वो कहलाती है सिवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये एक सिवियर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या है दोस्तों? इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें हमने क्या किया, डिफेक्टिव या एब्सेंस ऑफ जीन को हमने रिप्लेस कर दिया नॉर्मल जीन के साथ। तब देखिए SCID, सिवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसमें होता क्या है, इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है। ये एंजाइम कहलाता है ADA, मतलब ये एंजाइम कहलाता है एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज ADA। ठीक है, इस एंजाइम की कमी हो जाती है। अब इससे होगा क्या, इससे इस एंजाइम की वजह से कहाँ मिलता है ये दोस्तों, ये लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस में मिलना चाहिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये वहाँ पर एब्सेंट है। जब ये उसमें नहीं है तब देखिए हम इसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसकी कमी है, मतलब ये लिम्फोसाइट्स के न्यूक्लियस में नहीं है, तब क्या इफेक्ट आएगा, तब लिम्फोसाइट्स बनी कहाँ पर, ये बनी बोन मैरो में, उसके बाद थाइमस में गई, बोन मैरो में ही रह गई। लेकिन इस लिम्फोसाइट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया और किसी तरह का मैचुरेशन नहीं आ पाया। लिम्फोसाइट्स में कोई चेंज या मैचुरेशन ये पूरी तरह से एब्सेंट रहा। इसका एंड रिजल्ट क्या आया, तब देखिए इसका एंड रिजल्ट आया डेफिशिएंसी ऑफ B एंड T लिम्फोसाइट्स। डेफिशिएंसी ऑफ B और T लिम्फोसाइट्स का नुकसान क्या है, पर्सन की इम्यूनिटी जीरो हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। पर्सन की इम्यूनिटी B और T लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। B और T लिम्फोसाइट्स हाईली स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल्स हैं। B लिम्फोसाइट्स हमें पता है एंटीबॉडीज बनाती हैं, T लिम्फोसाइट्स खुद
4 अलग अलग टाइप की सेल्स जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स नहीं हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, नहीं है, तो उस पर्सन की स्पेसिफिक इम्यूनिटी 0 हो गई। तब उसको कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन सिवियर या फेटल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है, उसको खतरनाक उसके लिए हो सकता है। तब इस तरह की कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ तरीके डेवलप किए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी एक मेथड है। तब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस मेथड को हम, इस प्रॉब्लम को हम किस मेथड से दूर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पर्सन के अंदर जिसमें भी ये डिजीज थी उसमें हमने एक टेक्निक की, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये फर्स्ट टेक्निक है जिसको हमने यूज़ किया उसको ट्रीट करने के लिए। इसमें हमने क्या किया, उस पर्सन की लिम्फोसाइट्स को हम एक एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट में रख देते हैं, यानी उन लिम्फोसाइट्स को हम वो एनवायरनमेंट, एंजाइमेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स में बदल जाएं। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, तब देखिए सेकंड मेथड है बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। ये सेकंड मेथड जो पॉसिबल है, क्या कर रहे हैं हम, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। तो एक तो हमने किया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है। तब इस मेथड से, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पॉसिबिलिटी रहती है कि वो पर्सन सही हो जाए। लेकिन अगर लेटर इस स्टेज में ये पता चला है तब हम इसको सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। एक तीसरा तरीका हमने क्या किया, हमने एक कल्चर मीडियम लिया, उस कल्चर मीडियम में लिम्फोसाइट्स उस पर्सन से निकाल करके रख दी। अब उन लिम्फोसाइट्स को कल्चर किया, जब उनका काउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया तब हमने उन लिम्फोसाइट्स को एडीए एंजाइम के साथ ट्रीट किया। अब वो मैच्योर हो जाएंगी, एडीए एंजाइम उनके अंदर चला जाएगा। तब इन लिम्फोसाइट्स को हम उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, वापस से ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन अपनी इम्यूनिटी गेन कर लेता है। दोस्तों आपने ये देखा, ये जो भी तीनों मेथड्स मैंने बताए, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स का इन्फ्यूजन, उसको हम, इन तीनों मेथड्स में एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बार बार उस पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तब उसके इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, उसमें इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब अपने आप उसके लिए फेटल कंडीशन आ जाएगी। तो हमें इसके परमानेंट क्योर की ज़रूरत पड़ेगी, परमानेंट क्योर की ज़रूरत पड़नी है। उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी आगे आती है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम उस फैमिली हिस्ट्री में अगर हमें ये पता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये कंडीशन फिर से आएगी, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को अर्ली एम्ब्रियोनिक या फिर इन्फेंट लाइफ में ही ट्रीट कर देते हैं। जैसे जैसे वो बेबी ग्रो करेगा, ये सेल्स जो हमने अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स, जिनमें एडीए डेफिशिएंसी वाला जीन हमने वापस से इंट्रोड्यूस करा दिया, अगर वो फॉल्टी था, काम नहीं कर रहा था, तो उसको एक नॉर्मल जीन से हमने रिप्लेस करवा दिया वापस से। अब ये लिम्फोसाइट्स हमने उस पर्सन में डाल दी, वहाँ पर जाकर के ये मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होकर के धीरे धीरे पूरे बोन मैरो या रेड बोन मैरो के अंदर फैल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से जैसे जैसे वो पर्सन बड़ा होगा, ये लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्म में मैच्योर होती जाएंगी। तो दोस्तों ये एक तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से इस डिसऑर्डर को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। देखिए अब बायोटेक का एक तीसरा यूज़, बायोटेक में हम कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे पीसीआर। पीसीआर में हम क्या करते हैं, पीसीआर में हम किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बहुत कम टाइम पीरियड में कलेक्ट कर लेते हैं। किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में हम कलेक्ट कर सकते हैं, तब हम इस प्रैक्टिस को नाम देते हैं पीसीआर। इसी तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसका फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत अच्छा यूज़ है। फॉरेंसिक साइंस में हम इसको नाम देते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। दोस्तों ये टेक्निक सिर्फ यहीं पर काम की नहीं है, ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के लिए भी
ये टेक्निक्स जानी जाती। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, जैसे अब कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे हम डिजीज डायग्नोसिस इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरी पीसीआर, तीसरी एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा। इन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं डिजीज डायग्नोसिस। ठीक है, जैसे जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी बैक्टीरिया और वायरस, उसको पहचानने के लिए हमें उसका कल्चर या उसका जेनेटिक मटेरियल बढ़ाना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, हम उसके जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपीज पीसीआर से ले लेते हैं और फिर उसके साथ टेस्ट करके हम उसका बहुत इजीली पता लगा लेते हैं। इस तरह से हम कई कैंसर्स का, कई वायरल इन्फेक्शंस को सक्सेसफुली डायग्नोस कर सकते हैं। इवन एचआईवी को भी बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। एचआईवी के लिए याद रखना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका प्राइमरी टेस्ट कहलाएगा, प्राइमरी टेस्ट ऑफ एड्स, प्राइमरी टेस्ट ऑफ एड्स कौन है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पीसीआर से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका यूज करके हम पर्सन में किसी तरह का अगर कोई म्यूटेशन वगैरह हुआ है तो वो भी सक्सेसफुली पता लगा सकते हैं, वो पीसीआर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी, प्रोब को भी हम यूज़ करके ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू किसी म्यूटेटेड जीन को सही पोजीशन पर बता सकते। एलिजा मैंने बताया आपको, एचआईवी पेशेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट कहलाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को बोलते हैं, जो खुद एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में मोस्ट कॉमन ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन है? देखिए ये याद रखना है, इसमें हम बात करेंगे माइस की। क्या है ये? मोस्ट कॉमन, या सबसे ज़्यादा इसी को ट्रांसजेनिक बनाया गया है। इसके अलावा रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउस एंड फिश, इन सबको भी हम ट्रांसजेनेसिस में यूज़ करते हैं। तब किस पर्पस के लिए इनको डेवलप किया गया है? किसी डिजीज़ की या उस पार्ट या ऑर्गन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, ताकि हम ये देख पाएँ कि जीन किस तरह से काम करते हैं। किसी एक जीन को हम रेस्पॉन्स वाइज साइलेंट कर देंगे या फिर उसको बढ़ा देंगे, तब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम उसकी फिजियोलॉजी पर और उसके डेवलपमेंटल इवेंट्स पर देखेंगे। किसी डिजीज़ को स्टडी करना है, वो डिजीज़ कौन से जीन को अटैक करती है, हम उन जीन्स को हटाकर या उनको बढ़ा करके या फिर डिजीज़ मॉडल बना करके हम उस डिजीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि उसके इफ़ेक्ट कौन कौन से जीन्स पर आएंगे। तब इस तरह से हम इस मेथड के थ्रू कई तरह के कैंसर्स, अल्जाइमर डिजीज़ और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह की डिजीज़ेस को बहुत अच्छे से हम स्टडी कर चुके हैं। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, किसके ट्रीटमेंट के लिए? एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट। क्या है दोस्तों, याद रखना है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक और प्रोडक्ट है अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। क्या बोल रहे हूँ दोस्तों, नाम ध्यान से सुनिएगा, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन क्या काम करता है? ये मदर मिल्क का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। कितनी क्वांटिटी में इन्फेंट्स को चाहिए होता है? 2.4 ग्राम्स पर लीटर इसकी क्वांटिटी चाहिए। क्या ये काऊ के मिल्क में है? नहीं है, बहुत ही कम है। तो हमने क्या करा, उसमें इसका अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन का जीन इंट्रोड्यूस करा दिया। अब काऊ से जो हमें मिल्क मिलता है वो मिल्क मदर मिल्क के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट करके जो काऊ बनाई है वो काऊ कहलाती है रोजी काऊ। रोजी काऊ को हमने इसी वजह से डेवलप किया। ठीक है, फिर इस तरह से देखिए वैक्सीन सेफ्टी। कोई भी वैक्सीन जो हमारे लिए बनी है, अगर सीधी हमारे ऊपर अप्लाई कर दी गई तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं कई बार वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं।
तब पहले हम किसी और एनिमल के ऊपर, जैसे माइस पर, ट्रांसजेनिक माइस पर हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वैक्सीन सेफ्टी। पोलियो वैक्सीन दोस्तों इसी तरह से डेवलप की गई। तो पोलियो वैक्सीन, उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस यही रहा है। इसी तरह से देखिए, अगर हमने कोई दवाई बनाई है, कोई ड्रग बनाई है, जैसे सपोज करिए पैरासीटामोल बन रहे, उस पैरासीटामोल को हमें टेस्ट करना है, या कोई और एंजाइम बनाया उसको टेस्ट करना है, फिर से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को हम यूज़ करेंगे। देखिए अब ये तो हुआ इसका यूज़। अब आ जाते हैं एथिकल इश्यूज और बायोपायरेसी, इन सब के ऊपर। एथिकल इश्यूज क्या है देखिए, तो इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जिस भी रिसर्च को किया जाना है जिसमें हम जीन का मैनिपुलेशन करते हैं, तब हमें उसका पूरा समराइज्ड पहले आउटलाइन गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी, GEAC को भेजनी पड़ेगी, वहाँ से वो अप्रूव होकर के हमारे पास आएगी, तभी हम उस एक्सपेरिमेंट को आगे चला सकते हैं। याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बायोपायरेसी। एक तरह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बायो चोरी। मतलब अगर किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी पर्सन की किसी बायो वेल्थ को या उसके थ्रू डेवलप किसी एक प्रोसेस को बिना उसके ऑथोराइजेशन या फाइनेंशियल बेनिफिट के कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई कंट्री यूज करता है, तो हम उसको नाम देते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या है, ये बायो रिसोर्सेस का मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या कभी कभी कंट्रीज के थ्रू विदाउट एनी प्रॉपर ऑथोराइजेशन यूटिलाइजेशन, ये कहलाएगा बायोपायरेसी। तब देखो इसमें एक बहुत फेमस ये केस है 1997 में। एक अमेरिकन कंपनी है, उसने यूएसपीटीओ का मतलब यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यहाँ से हमारे यहाँ पर बासमती जो राइस पैदा होता है उसका पेटेंट ले लिया। हमें पता है बासमती का नाम ही बासमती इस वजह से है क्योंकि वो हमारे कंट्री से ओरिजिनेटेड है। बासमती की करीब करीब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे कंट्री में होती हैं। तब इस कंपनी ने जो यूएसपीटीओ से इसका पेटेंट लिया है, हमने इसको अपोज किया, ठीक है। और उसको अपोज करके ये जो ट्रीटी हुई है बायो पेटेंट की, इसको हमने हमारे कंट्री में अप्लाई नहीं किया। तो दोस्तों इस वजह से ये जो हमारी वेल्थ है हमारे पास बची हुई है। मतलब राइस की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, 2 lakhs के आसपास राइस की जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे कंट्री के अंदर हैं। और बासमती की तो बहुत ज़्यादा, डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। तब दोस्तों करीब 27 या उससे भी ज़्यादा कई सारी वैरायटीज़ हैं इसकी, और उनमें से किसी एक वैरायटी को उन्होंने वहाँ पर नेटिव प्लांट के साथ क्रॉस करा करके उस हमारी वाले बासमती वैरायटी का इन्होंने पेटेंट ले लिया। तो जितनी डॉक्यूमेंटेड हैं करीब 27, उसमें से एक का पेटेंट उनके पास है, लेकिन क्योंकि ये ट्रीटी हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम उसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नीम का पेटेंट भी, नीम ट्री या मार्गो ट्री का पेटेंट भी यूएस कंपनी के पास है ना। तो ये बायोपायरेसी है बिना किसी ऑथोराइजेशन के, अगर कोई कंपनी, कंट्री इसको यूज़ करती है। तो देखो अब बायो पेटेंट का मतलब है एक लीगल राइट उस पर्सन को, उस कंपनी को, उस ग्रुप को, उस कंट्री को मिलेगा जिसका वो प्रोडक्ट है एक्चुअल में नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम बायो पेटेंट नाम देते हैं। अगर किसी दूसरे कंट्री को इसको यूज़ करना है तो उस पर्सन से लीगल ऑथोराइज्ड परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट चैप्टर, इसके बाद हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ये देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कुछ बहुत बहुत इजी लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे गए। सबसे पहले नीट 2019 का क्वेश्चन देखो, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया बायोपायरेसी, ये इस नाम से जाना जाएगा। क्या कहलाएगा? बायोपायरेसी। Exploration of molecule, genetic and species level diversity for novel products of economic importance is known as।
तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बहुत अच्छे से उस कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं जो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2019 का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस इन कॉटन बोलवर्म। तब देखिए इंसेक्ट की एल्केलाइन पीएच ये इसमें हेल्प करेगी। तो इंसेक्ट की एल्केलाइन पीएच से वो एक्टिवेट हो जाएगा प्रोटॉक्सिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के लिए ट्रू क्या है, इट इज़ ए विटामिन ए एनरिच्ड विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल, ठीक है बिल्कुल। इट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट विद ए जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिएंसिस, नहीं। इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट, नहीं। इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ ए जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम ए प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस। तो देखिए इसमें सही आंसर ए रहेगा, ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये करेक्ट आंसर, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों याद रखना है जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो इसको अपने को अंडरलाइन करना है, इससे पहले भी ये आ रही थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही है ये तो। द फंक्शनल इंसुलिन हैज चेन ए एंड चेन बी लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन नहीं, ये तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जुड़े रहते हैं। दोस्तों इसमें अपन ये आंसर मार्क, आंसर बी इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैच द कॉलम है। देखिए अब बीटी कॉटन एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी आरएनए IPCR, ठीक है। तो एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी के साथ लिंक्ड है, किसके साथ लिंक्ड है, जीन थेरेपी। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ 1, बी के साथ 1 हमें एक ही बार मिल रहा है, इसलिए अपन ये वाला आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के रेस्पेक्ट में हमें सही बचाना है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। दूसरा देखिए, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, है ना, हमें करेक्ट पहचानना है। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, चौथा स्टेटमेंट है। अ पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। तो देखिए आप, पहला बिल्कुल सही है, फर्स्ट, थर्ड भी बिल्कुल सही है, फोर्थ भी। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, ये इसका करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट मानी जाती है। तो देखिए अर्ली डिटेक्शन के लिए हम कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं, दोस्तों याद रखना है, एलिजा, NCERT में इसको लिखा है, अर्ली डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ PCR। PCR इनमें से क्या काम नहीं कर सकता है, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन रेडियो लेवल प्रोब से कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इसमें यूज़ होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन इसमें यूज़ होता है, प्यूरिफिकेशन में का कोई रोल नहीं, ठीक है। तो ये काम नहीं कर सकता। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease is known as safety testing, biopiracy, gene therapy या molecular diagnosis। अब जब जीन को टारगेट करके हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जीन थेरेपी ही कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर रहेगा जीन थेरेपी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द एडिनोसिन डी एमिनेज ADA डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, इसमें क्या होगा, एडिसन डिजीज होगी,
डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम होगा, क्या होगा इस टुडे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर देखिए, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because अब देखो, ऑटो रेडियोग्राफी हम कर रहे हैं, है ना, डिटेक्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं, म्यूटेशन हमें पहचानना है। तो कैसे हम पहचानेंगे? जो भी म्यूटेटेड जीन होगा वो फोटोग्राफिक फिल्म पर ड्यूरिंग ऑटो रेडियोग्राफी अपीयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी बेस पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अपीयर हो गया गलत है, अपीयर हो गया गलत है। डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, ठीक है। क्योंकि प्रोब में इसकी कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती है तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो हमें ये आंसर यहाँ पर मार्क करना। फिर देखो, मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अल्फा लेक्ट एल्बुमिन ये इसके अंदर जीन डाल दिया, जिसकी वजह से ये मिल्क हमारे बहुत काम का हो गया, ठीक है। तो ये इसका एक सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजिनेज इनसाइड द रूट नोड्यूल ऑफ ए लेग्यूमिनस प्लांट। तो देखो, ये बायोडाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड लेग हीमोग्लोबिन हम यहाँ पर आंसर मार्क कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। ये वापस बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। आर गिवन बिलो विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो देखिए आप, करेक्ट कौन सी है? प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. Prohormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone. Some patients develop allergic reactions to the foreign insulin. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें यहाँ पर मार्क करना है। नीट 2022 का ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, एक भी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग नहीं है। तो फिर हमें देखना क्या है? हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसके हिसाब से आंसर मार्क कर, इसके हिसाब से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के हिसाब से हमें आंसर मार्क करना है। तब इसमें कौन सा ऐसा स्टेप है जो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन से रिलेटेड नहीं है? तो देखो आप, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ये वाली ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी को इंडिकेट नहीं कर, तो बाकी सब कुछ इसमें जेनेटिकली इंजीनियर। तो इसमें अपन करेक्ट ऑप्शन मार्क कर रहे हैं, ऑप्शन 1 ए। ए यहाँ पर करेक्ट है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज। तब देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों है? इसमें जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। Lymphocytes from patients' blood are grown in culture outside the body. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. इसलिए हमें लगातार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, तो यहाँ पर हम इसे सही मानेंगे। ट्रांसपोजोन्स यानी जंपिंग जीन कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोजोन्स का कब यूज होगा? जब हम किसी जीन को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हम उसको साइलेंट कर, तो ट्रांसपोजोन्स की हेल्प से हम जो साइलेंट करने वाली कैरेक्टरिस्टिक है जीन है उसको शिफ्ट करेंगे।
सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो आप इनकरेक्ट हमें यहाँ पर ध्यान से पढ़, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा यहाँ पर? C peptide is not present in mature insulin molecule. Polypeptide chain A and B are linked by disulfide bridges. Mature insulin molecule consists of 3 polypeptide chains A, B, and C. Insulin is synthesized as prohormone which contains extra stretch of C peptide. तो देखो हमें इसमें मेनली क्या देखना है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? केमिकल स्ट्रक्चर को लेकर के बात करनी। मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल में सी पेप्टाइड नहीं हो। ए एंड बी चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, बिल्कुल ठीक है। मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ए, बी और सी। अब देखिए इसमें एक कंट्रोवर्सी आ गई है। इस क्वेश्चन को अपन वैसे ही मार्क कर सकते हैं, जब इंसुलिन मॉलिक्यूल मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है तो यहाँ पर सी ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि मेच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड जीन या प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। 2023 का ये एक और क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 2023 उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। तब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस हमें पता है एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया डायरेक्टली जीन ट्रांसफर में थोड़ी यूज होगा, इसका प्लास्मिड टीआई प्लास्मिड जीन ट्रांसफर टेक्निक में यूज होगा। तो इसमें अपन सी मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस डिजीज फॉर इट्स ट्रीटमेंट। हमें इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो किसी डिजीज के बारे में पहले से नहीं बता सकती? तो देखिए, ये तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इससे अर्ली डायग्नोसिस पता नहीं चलता है। दोस्तों ये वाला इसमें करेक्ट आंसर है। ये आंसर किया आपके सामने, आप अपने आंसर्स चेक कीजिएगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। ऑलमोस्ट पूरा पार्ट हमने कवर किया है, बिल्कुल एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपके अगर मेरे साथ साथ आप यहाँ पर इसको रिवाइज करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो आपके मार्क्स 200% बढ़ने वाले। ये डैम श्योर है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप इसको जल्दी से रिवाइज करिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम इसमें जो भी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक बार फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसका 12th का मैं लास्ट चैप्टर लूँगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप जल्दी से इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।